जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों की दुनिया में एक बड़ा स्टेप रखने वाला है। दरअसल डीआरडीओ का हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल ध्वनि अगले कुछ महीनों में टेस्ट होने वाला है और ये भारत की एडवांस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट ध्वनि की टेस्टिंग इस दिसंबर में हो सकती है। डीआरडीओ ने पहले ही अपने LRASM हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का प्रदर्शन सफल किया है और अब इसे सीरियल प्रोडक्शन के लिए भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ध्वनि में कुल 251 यूनिक थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स लगी है, जो कि इसे अत्यधिक तापमान और हाई टेम्परेचर में उड़ान भरने के दौरान सुरक्षित रखती है। इवन डीआरडीओ के डॉक्टर अनिल कुमार ने भी कहा कि LRASM हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी और अब इसे सीरियल प्रोडक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ भारत बन जाएगा हाइपरसोनिक हथियार वाले चुनिंदा देशों में से एक, जो कि समुद्र और लंबी दूरी की सुरक्षा में नई ताकत देगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर ही आ रही है। दरअसल भारत और रशिया हाइपरसोनिक हथियारों और जेट इंजन टेक्नोलॉजी में को डेवलपमेंट की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर विनय मोहन श्रृंगीला ने हाल ही में दोनों देशों के लिए 25 ईयर का द्विपक्षीय स्ट्रैटेजिक रोड मैप पेश किया है। इस रोड मैप में हाइपरसोनिक हथियारों का जॉइंट डेवलपमेंट और जेट इंजन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट और सहयोग की बात कही गई है। श्रृंगीला जी ने कहा कि ये सहयोग न केवल रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि दोनों देशों को बेस्ट टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट और जेट इंजन सहयोग से भारत और रशिया की मिलिट्री एविएशन और मिसाइल टेक्नोलॉजी दोनों को नई ऊंचाइयां मिल सकती है। यानी कि आने वाले 25 सालों में दोनों देशों का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत होगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है, जो कि अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति जोराल्डो अल्केमिन के साथ एक मुलाकात की और इस दौरान भारत ने ब्राजील को आकाश मिसाइल सिस्टम देने का ऑफर दिया है। इस बैठक में दोस्तों, रक्षा सहयोग को बढ़ाने, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसरों पर चर्चा हुई है। भारत और ब्राजील के बीच पहले से ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और अब इस रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में दोनों देश रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग विजिट्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। यहाँ पर दोस्तों, भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम की पेशकश स्पेशली ब्राजील को की है, जो कि इस साझेदारी को एक नया आयाम दे सकती है। आकाश मिसाइल भारतीय सेना और वायुसेना में पहले से इस्तेमाल हो रही एक भरोसेमंद सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और अगर ये डील आगे बढ़ती है तो ये न सिर्फ भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को आगे ले जाएगी, बल्कि दक्षिण अमेरिका में भारत की स्ट्रैटेजिक उपस्थिति को मजबूत करेगी। वहीं दोस्तों, रशिया ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल अब रशिया ने भारत को अपने अपग्रेडेड BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल देने की पेशकश की है। यह वही वाहन है जो भारत 1970 के दशक से इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि BMP-1 और BMP-2। लेकिन अब वक्त आ गया है इन पुराने साथियों को रिटायर करने का और एक नई और ज्यादा ताकतवर मशीन लाने का। BMP-3 को रशियन कंपनी हाई प्रिसीजन सिस्टम बनाती है, जो कि रोस्टेक ग्रुप की एक शाखा है और इसे पहली बार दिसंबर 2024 में वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो में दिखाया गया था। रशिया कहता है कि BMP-3 में कई आधुनिक ताकत जोड़ी गई हैं, मतलब एक फीचर्स जोड़े गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक नया सॉफ्टवेयर सूट है, जो कि इसे ऑटोनोमस बना सकता है, यानी कि यह वाहन खुद से काम करने की क्षमता रखता है, जिसमें कि कंप्यूटर कंट्रोल्स, एडवांस सेंसर्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसे आज के युद्ध के लिए तैयार बनाते हैं। यह अपग्रेड रशिया ने हाल ही में युद्ध के अनुभव पर सीखा है, ताकि BMP-3 को आधुनिक युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। भारत के पास इस समय सैकड़ों की संख्या में BMP-1 और BMP-2 है, जो भरोसेमंद रहे, लेकिन अब वो तकनीक पुरानी हो चुकी है। अगर भारत BMP-3 को अपनाता है तो यह हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की ताकत कई गुना बढ़ा देगा, जिसमें कि बेहतर फायर पावर, ज्यादा मोबिलिटी और बढ़ी हुई सुरक्षा हमें मिलेगी। यह ऑफर भारत और रशिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों को और मजबूती देता है। दोनों देशों के बीच पहले भी टैंक, फाइटर जेट्स और मिसाइलों में गहरा सहयोग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत इस ऑफर को कंसीडर करता है या फिर अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट जैसे कि FICV यानी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को प्राथमिकता देता है। हालांकि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भारत को अपने FICV पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कब तक आप विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करते रहोगे। बेटर है कि भारत अब अपनी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर रहा है अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट के लिए। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों, भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट AMCA को एक बड़ा तकनीकी अपग्रेड मिलने वाला है। दरअसल भारत और फ्रांस दोनों ही इस फाइटर जेट के लिए 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंडो फ्रेंच इंजन को डेवलप करेंगे, जिसमें कि एक कटिंग एज फेडेक्स सिस्टम यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल होगा और ये इंजन GTRE और साफरान कंपनी मिलकर तैयार करेंगी। इस इंजन का फेडेक्स सिस्टम इतना एडवांस होगा कि इसे 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया जा सकता है। फेडेक्स इंजन का ब्रेन होता है, जो फ्यूल फ्लो, थ्रस्ट टेम्परेचर और इंजन के हर पैरामीटर को डिजिटल तरीके से कंट्रोल करता है, यानी कि पायलट को सिर्फ थ्रॉटल संभालना है, बाकी सब काम फेडेक्स खुद करेगा, वो भी अल्ट्रा प्रिसीजन के साथ।
इस नए फेडेक्स सिस्टम में दोस्तों कुछ जबरदस्त फीचर्स जोड़े जाएंगे, जैसे कि 10 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी पुराने सिस्टम से, एडवांस एनालिटिक्स होगा जो कि इंजन की सेहत को रियल टाइम में मॉनिटर करेगा, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होगी जिससे बड़ी खराबियां पहले से ही पकड़ ली जाएंगी, और सबसे खास बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी जिसे AMCL लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेगा, वो भी बिना आफ्टर बर्नर के। यानी सुपर क्रूज मोड में भी ये मैक 1.3 तक जा सकता है। इस सिस्टम का मॉडुलर डिजाइन इतना एडवांस होगा कि ये भविष्य के AMCL Mark II और TED-BF दोनों के लिए फिट बैठता है। यहाँ तक कि इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वार्म ड्रोन कंट्रोल जैसी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी जोड़ने की क्षमता होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और फ्रांस के बीच हुआ ये समझौता फुल TOT और IPR ऑनरशिप के साथ है, यानी कि इस इंजन की टेक्नोलॉजी और राइट्स दोनों भारत के पास होंगे। ये इंजन न सिर्फ भारत को सेल्फ रिलायंट बनाएगा बल्कि चाइना के J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को टक्कर देने में मदद करेगा। यानी कि दोस्तों इंडो फ्रेंच 120 किलोन्यूटन इंजन और इसका नेक्स्ट जनरेशन का फेडेक्स सिस्टम भारत के AMCA प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा IIT भुवनेश्वर और भारतीय सेना के सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन ने मिलकर एक MOU साइन किया है जिसका मकसद AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी, VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी और AI रोबोटिक्स और नई तकनीकों पर मिलकर काम किया जाएगा। और इस MOU के तहत IIT भुवनेश्वर का वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च और ट्रेनिंग सपोर्ट देगा, जबकि SDD सेना की जरूरतों के मुताबिक डिफेंस सिमुलेशन और टेक्नोलॉजी प्रोटोटाइपिंग के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगा। यह समझौता 5 साल तक इफेक्टिव रहेगा और इस दौरान दोनों ही संस्था मिलकर AR, VR, AI और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान देंगी। इसके अलावा भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। दरअसल गुडलक इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपने सहारनपुर उत्तर प्रदेश प्लांट में करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ताकि 155 mm आर्टिलरी शेल्स M107 के प्रोडक्शन को 3 गुना किया जा सके। अभी गुडलक इंडिया हर साल करीबन 1.5 M107 शेल केसिंग बना रही है, लेकिन अब टारगेट है इसे बढ़ाकर 4 लाख यूनिट हर साल तक ले जाने का। कंपनी ये इन्वेस्टमेंट डिफेंस और एरोस्पेस दोनों सेक्टर्स में कर रही है, जहां एक और नई हाईटेक मशीनरी लगाई जाएगी तो दूसरी तरफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाने की तैयारी भी चल रही है। और ये कदम बिल्कुल सही समय पर उठाया गया क्योंकि दुनिया में इस वक्त गोला बारूद की भारी कमी बताई जा रही है। यूक्रेन युद्ध के चलते ये समस्या सामने आई है, लेकिन अब भारत जैसे विश्वसनीय सप्लायर्स की ओर जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे देश देख रहे हैं। भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है। मतलब साफ है कि गुडलक न सिर्फ घरेलू डिफेंस जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी पूरा करेगा। नोएडा की IG कंपनी ने भारतीय सेना को अपने पहले जागा UAVs सौंप दिए हैं। ये डिलीवरी भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम को नई ऊंचाई देती है क्योंकि अब इनसे बॉर्डर पर निगरानी भी होगी, वो भी पूरी तरीके से स्वदेशी ड्रोन के साथ। यानी कि IG ड्रोन्स जागा अब भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। ये एक ऐसा हाई एल्टीट्यूड मल्टी रोटर UAV है जो लद्दाख से लेकर सियाचिन तक हर चुनौती झेलने में सक्षम है। IG ड्रोन ने कहा कि डिलीवर्ड विद प्राइड, जागा जॉइन्स द इंडियन आर्मी फ्लीट बट बिल्ट फॉर अनमैच्ड प्रिसीजन एंड रेजिलियंस। यानी कि ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि भारत के डिफेंस इनोवेशन की नई पहचान है। जागा में कुछ खास फीचर्स जोड़े गए जैसे कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा विद जूम और नाइट विजन, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये -10 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक के हर मौसम में काम कर सकता है। इसके सेंसर सिस्टम में GPS, IMU और बोरोमीटर के बैकअप्स हैं ताकि मिशन के बीच में भी नेविगेशन कभी फेल ना हो, चाहे बर्फीला तूफान आ रहा हो या फिर धूल भरी आंधी। जागा बिना रुके उड़ता रहेगा। तकनीकी रूप से दोस्तों ये ड्रोन एक मिनिएचर पावर हाउस है। इसका वजन 8 किलो है और ये 6 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और 3 से 4 घंटे लगातार मिशन पर रह सकता है। जागा का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है बल्कि ये सर्च एंड रेस्क्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और पर्यावरण सर्वे जैसे मिशनों में भी काम में लाया जा सकता है। और जागा भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है। इसमें AI पावर्ड ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम लगा है जो कि इसे GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी उड़ने में मदद करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना अब एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना चाहती है कि भारत किसी भी तरीके के 2 मोर्चे के युद्ध यानी कि चाइना पाकिस्तान के लिए हर वक्त तैयार रहे। इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने को लेकर, जो फिलहाल 42 स्क्वाड्रन्स रखी गई है, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 55 से 60 कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि भारत अब अपनी एयर सुपीरियरिटी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए असेसमेंट ने इंडियन एयरफोर्स को बताया कि सिर्फ फाइटर जेट ही काफी नहीं है, अब जरूरत है फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स की, जैसे कि अवाक्स और फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया था कि हमें बेहतर रियल टाइम सर्विलांस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जरूरत है। अभी भारत के पास अवाक्स भी कम संख्या में है और रिफ्यूलर्स भी कम है। भारतीय वायुसेना की योजना है 2030 तक 18 अवाक्स हमारे पास होने चाहिए, जिसमें कि DRDO का स्वदेशी नेत्रा Mark 1 सिस्टम भी है। लेकिन अगर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 55 से 60 तक जाती है तो ये आंकड़ा भी काफी नहीं होगा। मतलब साफ है कि 55 स्क्वाड्रन्स की जरूरतों के लिए 24 अवाक्स और 16
FRA की जरूरत होगी और 60 स्क्वाड्रन तक पहुंचने के लिए चाहिए होंगे 26 AWACS और 18 FRA। मतलब साफ है कि आने वाले दशक में भारत को अपने स्काई नेटवर्क को लगभग 40% तक बढ़ाना होगा ताकि चाइना और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर एक साथ 24 घंटे सातों दिन हवाई निगरानी और स्ट्राइक रेडीनेस बनी रहे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, ये है नेटवर्क वॉरफेयर का युग, जहां हर स्क्वाड्रन हर मिशन को AI, सेंसर नेटवर्किंग और डेटा लिंकिंग से जोड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए केवल फाइटर जेट ही काफी नहीं है, बल्कि आसमान में आंखें और ईंधन के पंख भी चाहिए। तो दोस्तों क्या भारत को 60 स्क्वाड्रन की ताकत तक ले जाना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि ये नया एयर स्ट्रक्चर जरूरी है? अपने विचार जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।